हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 61 है। 60 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस हो, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बार बार मेरे पास मैसेज आता है कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा सर, ठीक है। तो आपको हम हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज़ के नाम से। वहाँ पे आप जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 61 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 61 तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ नदी का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसकी सहायक नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए, गंगा जो है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है आपका कौन सी? ये सोन नदी, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? तो गोदावरी की सहायक नदी है आपका मंजरा। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। और यमुना की सहायक नदी है आपका कौन सा? केन, ठीक है। गंगा की सहायक नदी सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका? ये सी ऑप्शन 4312। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ प्राकृतिक आपदाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में प्रदेश का नाम दिया गया है। देखिए, बाढ़ वगैरह कहाँ पे आती है, किन किन स्टेट में सबसे ज़्यादा आती है, किस क्षेत्र में? तो बाढ़ जो है कि आती है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान के क्षेत्र में। भूकंप वगैरह कहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है? तो ये आता है हिमालय का जो गिरिपाद क्षेत्र है वहाँ पे। और सूखा कहाँ पे पड़ता है? तो सूखा जो कि जो मध्य पूर्वी भारत है वहाँ पे उस क्षेत्र में पड़ता है। और चक्रवात वगैरह आते हैं झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 3142। 3142 कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में, कानपुर में, बहराइच में, वाराणसी में। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो ये सिचुएटेड है आपका वाराणसी में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, वाराणसी में जो है कि 1 जनवरी 1920 ईस्वी को काशी नगरी प्रचारिणी सभा के एक अंग के रूप में भारतीय कला परिषद के नाम से इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। और इसके पहले सभापति कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? टोंस नदी पे, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, बेतवा नदी पे। पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका किस नदी पे? तो ये बेतवा नदी पे अवस्थित है, झांसी जिला में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ दिया गया है और सूची सेकंड में भी। अगर हम बात करें चक्रवात की, तो ये कहाँ पे आते हैं चक्रवात? तो चक्रवात आते हैं आपके हिंद महासागर में, ठीक है। हरिकेन कहाँ पे आते हैं? तो हरिकेन आते हैं आपका अटलांटिक महासागर में। टाइफून कहाँ पे आते हैं? तो ये दक्षिण चीन सागर में आते हैं। और विली जो है कि ये कहाँ पे आती है? तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, जो हमारे यहाँ ये चक्रवात वगैरह है ना, इसी को जो है कि अलग अलग
देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सेम ये चक्रवात ही है। ये जो है कि आपका हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं, अटलांटिक महासागर में हरिकेन आता है, तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही चक्रवात ही आता है तो हरिकेन बोलते हैं। दक्षिण चीन सागर में उसी को टाइफून बोल देते हैं, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली बिली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये सी ऑप्शन की 2134। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 24 सितंबर को, 24 अप्रैल को, 15 फरवरी को। देखिए प्रतिवर्ष जो है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका मुख्य पर्पज क्या है, मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, और साथ में जो है कि जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना इसका मेन उद्देश्य है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाने का। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन पाई जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, पीला, लाल, नीला, काला। देखिए अगर काफ़ी हाइट पे अगर यात्री है तो उसको आकाश का रंग जो है कि किस कलर का दिखाई देता है, तो उसको दिखाई देता है काला कलर का। देखिए अधिक ऊंचाई पर वायु बहुत जो है कि विरल है। ठीक है, इसमें इतनी ऊंचाई पर यहाँ तक कि धूल व जल के कण भी नहीं होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इतनी ऊंचाई पे इसमें केवल कुछ गैस ही होते हैं। ठीक है, इसलिए जब ऊपरी वायुमंडल में प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आकाश का नीला, मतलब आकाश नीले की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है, समुद्र, शुष्क मरुस्थल, घास स्थल, वन। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है, कौन उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका समुद्र में। देखिए पिरामिड जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड, तो ये जो पिरामिड होता है वो सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड। देखिए घास स्थलीय और फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड कैसे होंगे, सीधे होंगे, जबकि एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होगा, तो वो बिल्कुल उल्टा बनेगा। देखिए वैसे ही जीव भार का जो पिरामिड होता है ना, इसमें भी पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। यही पूछा जा रहा है कि जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा होगा किसमें, तो समुद्र में। ठीक है, वही जो है कि जब एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड देखा जाए तो वो क्या होता है, सीधा बनेगा जीव भार का। ठीक है, और एक होता है लास्ट ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है कि वो सदैव क्या बनता है, सीधा ही बनता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक उदाहरण है मुर्दार पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, गुंबदाकार ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये गुंबदाकार ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, ये ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है कि दक्षिण पश्चिम जर्मनी में बादेन वुर्टेमबर्ग में ये स्थित है। एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, इसके दक्षिण और पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। ठीक है, देखिए इसके अंदर के जो घने शंखु वृक्ष होते हैं ना, उन्हीं के कारण क्या होता है कि इन वन में प्रकाश जो है कि नहीं पहुंचता है, और इस वन में क्या हो रहता है, बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, मतलब काला दिखता है। इसलिए जो है कि ये इसको ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्र जलधारा को कहते हैं ज्वारीय धारा, तूफानी धारा, जेट स्ट्रीम, सुनामी। देखिए भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्र जलधारा को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। ठीक है,
काप मिट्टी पाई जाती है नदी घाटियों में, समुद्री तटों पर, पहाड़ी ढालों पर, रेगिस्तानों में। देखिए जो काप मिट्टी है ये पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये नदी घाटियों में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय मैदान में है वहाँ पे ये पाई जाती है और यह काफ़ी उपजाऊ होती है ये मिट्टी, ठीक है। इसे जो है कि जलोढ़ या कछारिया मिट्टी भी कहा जाता है काप मिट्टी को, ठीक है, जलोढ़ या कछारिया मिट्टी, ठीक है। देखिए मिट्टी जो है कि भारत में लगभग ये मिट्टी 40% भाग में ये पाई जाती है मिट्टी, और यह मिट्टी जो है कि गंगा, यमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा जो है कि ये मिट्टी लाई जाती है और इसमें बिल्कुल कंकड़ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय की तलहटी के जलोढ़ पंखों को कहा जाता है खादर, बांगर, वेटलैंड, भाबर। पूछा जा रहा है कि हिमालय की जो तलहटी है इसके जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाबर। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है देशीयकरण के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्म के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। देखिए जो हमारा संविधान है वो नागरिकता प्रदान किस हिसाब से करता है? तो ये जो है कि देशीयकरण के आधार पे भी करता है, निवास के आधार पर भी करता है, जन्म के आधार पे भी करता है, वंश परंपरा के आधार पे भी करता है, पंजीकरण के आधार पे भी करता है और भूमि के अर्जन के आधार पे भी करता है ये। तो इसका मतलब कि उपरोक्त में से सभी के आधार पे नागरिकता प्रदान करता है हमारा संविधान। देखिए अगर हम नागरिकता के बारे में अगर बात करें हम, तो हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में भाग 2 में जो है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बीच में वर्णन किया गया है, ठीक है, नागरिकता के बारे में। देखिए हमारे देश में जो है ना कैसी नागरिकता है? तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, ठीक है। और संविधान में जो अनुच्छेद 11 है, 5 से 11 तक है, उसमें जो 11 है उसके अंतर्गत जो है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो कौन बनाता है नागरिकता के बारे में विधि? तो वो हमारा संसद बनाता है, अनुच्छेद 11 में लिखा गया है, ठीक है। देखिए जो हमारा था एक अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, इसी के आधार पे जो है कि ये सब सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन है और टाइम टू टाइम जो है कि जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें टाइम टू टाइम जो है कि अमेंडमेंट होता रहता है। अभी लास्ट टाइम अमेंडमेंट कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लास्ट टाइम पे कब आया था, कब अमेंडमेंट हुआ था। भारत सरकार में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार के द्वारा जो अशोक स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा ये अपनाया गया। देखिए ये अशोक स्तंभ है ना, ये सारनाथ से लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? सांसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखिए बात की जा रही है कि संविधान के द्वारा जो है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको संरक्षण की शक्ति किसको दी गई है? किसको दी गई है? तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखिए जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स राइट्स हैं, अगर उनका जो भी हमारे फंडामेंटल्स राइट है अगर उनका कुछ इशू होता है, ठीक है, हनन होता है फंडामेंटल्स राइट्स का, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सीधे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल्स राइट्स का हनन होता है तो, ठीक है। तो ये जो संरक्षण की शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही दी गई है। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया? अक्टूबर 2010 को, अक्टूबर 2011 को, सितंबर 2011 को, जनवरी 2012 को। देखिए भारत सरकार ने जो एशियाई हाथी है उसको राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया? देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सी है? तो एशियाई हाथी है। और इसको मान्यता कब मिली? ये कब घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो ये घोषित किया गया आपका कब? अक्टूबर 2010 में। ए ऑप्शन आपका सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को
भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 34वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन एंड लास्ट है 37वां संविधान संशोधन। बात की जा रही है सिक्किम के बारे में कि सिक्किम को भारतीय संघ के में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो संविधान संशोधन था आपका 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। देखिए, इसके द्वारा जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 के क को निरसित कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान का जो प्रथम अनुसूची है उसमें स्थान दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 371 में संशोधन करके इसमें जो है कि च जोड़ करके सिक्किम के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, विशेष प्रावधान किया गया सिक्किम के बारे में 371 में च जोड़ करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36वां संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का दर सर्वाधिक थी। 1991 से 2001, 2001 से 2011, 1981 से 1991, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, कब रही थी? तो वो था आपका 1991 से 2001 के बीच में। देखिए, इसमें जो दशकीय वृद्धि रही वो 25.85 रही। ठीक है, 1991 से 2001 के बीच में। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। पूछा जा रहा है कि इन मंदिरों में से कौन जो है कि ईंटों से निर्मित किया गया था, कौन सा मंदिर? तो वो किया गया था आपका कौन सा मंदिर? ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये कहाँ पे पड़ता है? देखिए, ये गुप्त काल का मंदिर है और ये जो है कि कानपुर जिला में है, भीतर गांव में। ठीक है, ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही? 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91 और 1991 से 2001। तो भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। तो आप यहाँ भी कनेक्ट हो जाइए। और स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।